अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सेवन्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 40 जाएगा, जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020 एंड डे है मंडे। सब बच्चे अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आप लोगों की चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हमने इसके लास्ट 3 क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन आप लोगों ने अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं और रफ पर भी इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। अभी जो तीनों क्वेश्चन हैं 3, 4 एंड 5, इन क्वेश्चंस में जो हमने सैटरडे वाले दिन प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स की, वो यूज होंगी। उस दिन इसी वजह से पढ़ी थी और आपको उस दिन भी कहा था कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना उनमें यूज होनी है। जो रेलिवेंट प्रॉपर्टी यूज होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की, वो हमने वहां पे यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर, सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अलग-अलग करें जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इवन और ऑड नंबर्स के, ताक और जुफ्त तादाद के जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मुकम्मल मुरब्बे हैं, उन्हें हल किए बगैर अलग-अलग करें। जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 441। अब सोल्यूशन में मैंने पहले क्वेश्चन में नंबर है 441, उसे एज इट इज लिखा। अब बच्चों उसने हमें ये कहा हुआ है विदाउट सॉल्विंग, हल नहीं करना, हल किए बगैर हमने सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पे फिर हमें कोई लॉजिक यूज करना पड़ेगा। बस एक स्टेटमेंट में ही हमें बताना पड़ेगा जी कि ये नंबर इवन है, ऑड है, स्केयर किस नंबर का है, इवन नंबर का स्केयर है या ऑड नंबर का स्केयर है। लेकिन किस तरह हमें पता चलेगा, बारी बारी इतना लंबा काम तो नहीं हम कर सकते कि कोई नंबर 2 से शुरू करें और 1 बाय 1 उसका स्केयर लेके देखें जी कि ये किस नंबर का स्केयर बनता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि जो आपके पास नंबर गिवन है वो 2 डिजिट है, 3 डिजिट है और 4 डिजिट है। उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट को आपने देखना है। अगर लास्ट डिजिट जो है वो एक ऑड नंबर है तो मतलब ये किसी ऑड नंबर का स्केयर होगा। लेकिन अगर उसका लास्ट डिजिट जो है वो एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली वो एक इवन नंबर का स्केयर होगा। ये ऐसा सच है, कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप लोग इस तरह गौर करें ना तो ये ऐसा ही होता है। 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट्स नंबर को ऑब्जर्व करें बहुत सारे नंबर्स के कलेक्शन में, तो ये चीज़ जो है ये वाज़ेह होती है। वहाँ से यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर डिजिट, जिस नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर एक ऑड नंबर है तो वो नंबर जो है वो ऑड नंबर का स्केयर होगा। लेकिन अगर उसका लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है तो गिवन नंबर जो है वो किसी इवन नंबर का स्केयर होगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में 441 का लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 जो एक ऑड नंबर है, 2 पे डिविजिबल नहीं होता, इस वजह से इस 441 जो है ये किसी ऑड नंबर का स्केयर ही होगा। अब चेक आप लोगों ने करना है, वो आप लोगों का टास्क है कि ये किस नंबर का स्केयर बनता है। तो फिर आपने एक स्टेटमेंट में लिख के बता देना है कि जिससे वाज़ेह हो जाए, द स्केयर ऑफ एन ऑड नंबर, जो किसी ऑड नंबर का स्केयर है, किसी ताक अदद का जो मुरब्बा है, इज इज आल्सो ऑड, तो वो भी ऑड होगा। देयरफॉर, इसलिए 441 इज द स्केयर ऑफ एन ऑड नंबर, जो 441 है, 441 है, वो किसी ताक अदद का मुरब्बा है। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखें 144, 144 जो है इसे चेक हमने करना है ये किस नंबर, इवन नंबर का या ऑड नंबर का स्केयर है। सॉल्यूशन में फिर हम जब कोई स्टेटमेंट ही लिख के वाजिया करेंगे। दोबारा जरा क्वेश्चन को देखें, इसमें अब लास्ट डिजिट जो आगे बात मैंने आपको बताई है, इसमें लास्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 4, 4 एक इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है ये। अगर ये इवन नंबर है तो जारी सी बात है 144 जो है ये किसी इवन नंबर का ही स्केयर होगा। तो फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन, जो किसी जुफ्त अदद का मुरब्बा होता है वो भी जुफ्त होता है। देयरफॉर, इसलिए 144 इज द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर, इसलिए 144 जो है वो किसी जुफ्त अदद का मुरब्बा है। इसी तरह आप लोगों ने 7th क्लास जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें हर क्वेश्चन पर गौर करना है कि उसका लास्ट डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो आपने पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन, देयरफॉर दिस वन नंबर इज द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर। और इसी तरह ये आपने ऑड के लिए भी स्टेटमेंट लिख देनी है।
ये कोई स्टेटमेंट टर्म आने वाली नहीं है कि आपने इसे याद करना है, ये सिर्फ समझ के जो चीज हम लोग गौर कर रहे होते हैं उसी को ट्रांसलेट कर दिया, उसी को हम लोगों ने राइट कर देना है। इस तरह ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्व हमने नहीं करने हैं, सॉल्व किए बगैर हमने बताना है कि ये इवन नंबर का स्क्वायर है या ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मुरब्बे मालूम करें जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मुकम्मल कसरे हैं, आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ, और फिर इनका मुआवजना जो है वो खुद से, जो जिस प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर ले रहे हैं उसी से दोबारा जो स्क्वायर लेके फ्रैक्शन आएगी उसका कंपैरिजन पहले वाली प्रॉपर फ्रैक्शन से ही करना है जिसका हमने स्क्वायर लिया था, कि क्या ये उससे लेस है, उससे ग्रेटर है, उसके इक्वल है। कंपैरिजन जो है वो क्या शो करेगा। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले हमें उस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 7th क्लास 3/4। सोल्यूशन में मैंने पहले जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसे एज इट इज लिखा फर्स्ट स्टेप में 3/4। अब नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर वाले क्वेश्चन हमने 4th चैप्टर में भी पढ़े थे, और 4th चैप्टर में तो कोई शाज़ो-नादर ही क्वेश्चन था, लेकिन 5 चैप्टर जिस तरह ये 5.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर वाला ही है। आप लोगों ने उसी दिन अभी सैटरडे को जो क्वेश्चन थे स्क्वायर वाले वो हमने फाइंड किए हैं कि किस तरह हमने उनका स्क्वायर जो है वो लेना है। अब इसी का भी फ्रैक्शन का हम इसी तरह स्क्वायर लेते हैं। 3/4 का स्क्वायर हमने लिखा, 3/4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 3/4 जो है वो 3/4 से ही मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में 3 जो है न्यूमिनेटर में 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 4 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 के इक्वल आ जाएगा, और 4 × 4 जो है वो 16 के इक्वल आ जाएगा। ये स्टेप जो है मैंने वैसे खोल के लिख दी हैं 1-2, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्टेप आप लोग करें। आप लोग डायरेक्ट भी 3/4 होल स्क्वायर को लिख सकते थे 9/16, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि 9/16 किस तरह आंसर आ गया, उसके लिए मैंने ये वाले दरमियान में 2 स्टेप्स जो है इन्हें लिख दिया कि 3/4 जो है वो इटसेल्फ 3/4 से ही मल्टीप्लाई होगा। इस तरह वो 9/16 के इक्वल आएगा 3/4 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया, हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, लेकिन उसने साथ हमें पूछा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4 आपके पास गिवन है उसे उसके स्क्वायर से कंपेयर करें। अब कंपेयर करने के लिए हम देख लेते हैं, नो लेट अस कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4 विद इट्स स्क्वायर 9/16। अब हम फर्ज करते हैं कि हम मुआवजना कर रहे हैं, जो कसर 3/4 है उसका उसके मुरब्बे 9/16 से, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीकेकार है उसका इस्तेमाल करते हुए। मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन कि एक क्वेश्चन की सेंस बन जाए, उसकी कोई सीक्वेंस हो, इस वजह से ये मैंने लिख दिया है। और आप लोगों को भी अगर मैं बोलती तो सब लोग इतना शायद ध्यान से ना सुन रहे होते, इस तरह से मैंने लिख के बता दिया है कि अब हम ये चीज करने वाले हैं। कंपैरिजन करने के लिए कोई इतना ये सही लॉजिक नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग देखें ना तो हमेशा जब फ्रैक्शंस को हमने छोटा या बड़ा देखना होता है तो हम उन फ्रैक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके हमें इजीली पता चल जाता है जिसका आंसर छोटा आता है ये उस फ्रैक्शन का आंसर है, इसी तरह दूसरे वाले का फिर कंपैरिजन हो जाता है जी ये नंबर छोटा है ये वाला बड़ा है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, इसे डिवाइड करके जो आंसर आया होता है। लेकिन आप लोग अभी 7th क्लास में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड देख रहे हैं आप लोग, क्या आपने एक तरफ लिखा 3/4 को लेफ्ट साइड पे और आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं 9/16 से, तो आपने राइट साइड पे 9/16 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्रॉस में मल्टीप्लाई होती हैं चीजें, मतलब 16 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा। जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 48 के इक्वल आएगा, और 9 को 4 से करेंगे वो किसके इक्वल आएगा 37 के। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 48 विच इज ग्रेटर देन 36। 48 जो है वो 36 से बड़ा है। अब 48 36 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द अबव इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि जो ऊपर 40 एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है जी 48 इज ग्रेटर देन 36, ये इनइक्वालिटी शो कर रही है कि 3/4 जो है वो ग्रेटर देन है 9/16 से। 3/4 वाली जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 9/16 वाली प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी है। एक चीज थी, आप लोगों को कोई ऐसा डिवीजन का क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम 0 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आता है, लेकिन अगर हम 1 को 0 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है।
अनडिफाइंड हो जाता है, वो हमारे पास कोई आंसर ही नहीं देता है, अनडिफाइंड शो होना, इनफाइनाइट शो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 1 और 0 वाला कॉन्सेप्ट जो है इस चीज में यूज कर लें तो इससे आपको वाज़ह पता चल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत भी नहीं आप लोगों को पड़ती कि जब हमारे पास 1 जो था न्यूमिनेटर वो बड़ा था और 0 डिनोमिनेटर छोटा था, तो तब आंसर अनडिफाइंड आया, इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर जो है फ्रैक्शन का वो बड़ा आता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 0 को 1 पे डिवाइड करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तो इस फ्रैक्शन में 0 जो है वो न्यूमिनेटर में है और 1 डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर हमारा न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, छोटा आता है, जो कि 0/1 = 0 शो कर रहा है। तो फिर हम इस चीज से भी कंपैरिजन करके कि कोई भी फ्रैक्शन का बता सकते हैं कि ये छोटी है और दूसरे वाली बड़ी है। खैर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी बता दिया है आपको, ये वाला 1/0 = इन्फिनिटी या 0/1 = 0, इससे कंपेयर करके भी आप लोग अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। इसके अलावा ये भी हल है कि आप लोग 3/4 को अपने रफ वर्क में डिवाइड करें, उसका जो आंसर आएगा, 9/16 को अपने रफ वर्क में डिवाइड करें, उसका जो आंसर आएगा, डेसिमल में ही आने हैं आंसर, तो आप वहां से भी बता सकते हैं। डेसिमल में तो आसानी से पता चल जाएगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। जिस तरीके से भी आप लोगों को मुनासिब लगता है आप बता सकते हैं, जरूरी नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीकेकार से ही बताएं, लेकिन कोई प्रॉपर रीजन होनी चाहिए जिससे आप बता रहे हो कि इस तरह ये फ्रैक्शन छोटी है और दूसरे वाली जो है वो बड़ी है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका हम स्केयर कर रहे होते हैं उसका स्केयर जो है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस होता है, और वो प्रॉपर फ्रैक्शन इटसेल्फ जो है वो ग्रेटर होती है उसके स्केयर से। इसी तरह ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के भी बाकी सारे पार्ट्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए करने हैं 7th क्लास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 7th क्लास, फाइंड द स्केयर्स ऑफ डेसिमल। जो डेसिमल्स आपको दी गई हैं उनके स्केयर फाइंड करें एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ, और फिर इसमें भी उसका मुआवजा करना है उस खुद जो डेसिमल गिवन है उसके साथ, गिवन डेसिमल के साथ। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.4। 0.4 जो है हमने इस डेसिमल का स्केयर फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हम लोगों ने करना है। सोल्यूशन में हमने 0.4 को एज इट इज लिखा पहले, अब हमने 0.4 का स्केयर फाइंड करना है तो मैंने लिखा 0.4 होल स्केयर इक्वल, मतलब जिस चीज का हम स्केयर फाइंड कर रहे होते हैं वो नंबर जो है खुद से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो 0.4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। अब यहाँ पे आप लोग वैसे अगर डेसिमल में किसी को मल्टीप्लाई करना आता है, 5 क्लास में थे आप लोग, कैसे क्वेश्चन 6 में भी होंगे, आप लोग उस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को वो तरीका मुश्किल लगता है कि अक्सर आंसर में डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाते हैं वो गलत लग जाता है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो और तरह साउंड करता है, उसकी सेंस चेंज हो जाती है, छोटा बड़ा हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन बच्चे सही कर लेते हैं और फिर वो डेसिमल के लगाने से आंसर पे फर्क पड़ जाता है। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डेसिमल जो है उसे पहले ही वैनिश कर दें। 0.4 है, अगर हम इसमें से मैंने डेसिमल को खत्म करना है तो डेसिमल के नीचे 1 लिखा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 10, 4/10 मल्टीप्लाई 4/10। अब फिर 4 4 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 16 के इक्वल होगा, और 10 10 से मल्टीप्लाई होके 100 के इक्वल। अब यहाँ से ही हम डायरेक्ट जो है इसे डिवाइड कर सकते थे। डिवाइड क्या करना था कि यही हमारी 0.4 का स्केयर होता, लेकिन ये मजीद लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये डिविजिबल बाय 2 है तो कर दे, 2 8 16, 2 5 10 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अब फिर दोबारा जो 8/50 हमारे पास फ्रैक्शन आई है ये फिर अगेन डिवाइड हो रही है 2 पे, तो फिर डिवाइड करें, 2 4 8, 2 2 4, 1 जो है वो 0 के साथ कैरी किया तो 2 5 10, तो फिर 0.4 होल स्केयर जो है किसके इक्वल आ गया 4/25। अब फिर अगर हम 4/25 को डिवाइड करते हैं, आपने रफ वर्क में आप लोगों ने डिवाइड करके देखना है, 4 जो है वो डिवाइडेंड आएगा, 25 डिवाइजर आएगा, फिर डेसिमल लगा के आपने 0 बढ़ाना है और इसे डिवाइड करना है, तो आपके पास 4/25 का आंसर 0.16 आएगा। 0.4 का जब हमने स्केयर लिया तो वो 0.16 आया। अब बच्चों इसमें 0.16 जो है ये छोटा है और 0.4 जो है वो बड़ा है। किस तरह कि 0
0.4 है, फिर इसी तरह 0.5 आएगा, लेकिन 0.16 मतलब कि 0.16 फिर 17 18 इसी तरह ये 2 की तरफ जा रहा है, जबकि 0.2 की तरफ ये वाला जा रहा है जो स्केयर लेके आया है 0.16, और 0.4 जो एक प्रॉपर डेसिमल है 0.4। तो हम लिख सकते हैं इसका जब कंपैरिजन करेंगे कि डेट इज 0.16 इज लेस देन 0.4, कि जब हम डेसिमल का स्केयर करते हैं तो जो डेसिमल का स्केयर आता है वो हमेशा लेस होता है ओरिजिनल डेसिमल से। तो ये चीज कंपैरिजन करके हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दी। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने सारे करने हैं 7th क्लास। स्केयर लेना है, स्केयर लेने के बाद कंपेयर करके आप लोगों ने बता देना है। सब बच्चे अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई पेंडिंग काम रहता हो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में से भी तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज 7th क्लास।